हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी पर। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी थी और उसमें कल हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री का हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, और उसके बाद हमने देखा था कि इसमें मेवाड़ जो टॉपिक था, मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में पढ़ा था कि मेवाड़ का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, और इसका जो प्राचीन नाम जो थे वो पढ़ा था। और गोहिल वंश के कुल देवता, कुल देवी, आराध्य देवी और गोहिल वंश की जो शाखा है शिशोदिया शाखा, उसके बारे में भी ये थोड़ा कुछ हमने पढ़ा था। और इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है वो पढ़ा है। राज चिन्ह में क्या अंकित है और क्या चित्रित है वो पढ़ा है। और गोहिल वंश से जो शब्दावली है वो हमने पढ़ी थी। और उसी के साथ शब्दावली में आस्का, हंटूद, कामठा, कंदोई, कर और माला, गनीम, बराड़, उमराव राव जी, मोताणा, मरसी आदि पढ़े थे हमने। और उसी के साथ हमने गोहिलों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है वो पढ़ा है कि इन्हें ब्राह्मण वंशी किन किन ने कहा, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, विदेशी, और ईरान के 9 शेर खा आदिल की संतान अबुल फजल ने कहा, ये भी हमने पढ़ा था। और गोहिल मेवाड़ कहाँ से आए हैं, इनके लिए भी 3 अलग अलग विद्वानों ने मत दिए हैं, वो भी हमने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि गोहिल वंश जो है इसकी स्थापना किसने की है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आगे जो टॉपिक है उसको बढ़ाते हैं। तो गोहिल वंश की स्थापना 567 ईस्वी में हुई थी। तो किसने की? गोहिलादित्य, जिन्हें हम गोहिल या गोह भी कह सकते हैं, इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की। कब? 567 ईस्वी में गोहिलादित्य ने की। और गोहिलादित्य रानी पुष्पावती और राजा शिलादित्य के पुत्र थे। गोहिलादित्य के जो वंशज हैं उनका नाम है कालभोज। कालभोज ने बापा रावल की उपाधि धारण की और इनके गुरु थे हारित ऋषि। हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल ने 734 ईस्वी में आक्रमण किया और मानमोरी को परास्त किया। चित्तौड़ पर आक्रमण कर मानमोरी को परास्त किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मानमोरी इस बीच वीरगति को प्राप्त हुए और बापा रावल या कालभोज, इन्हें गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बापा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बापा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया। किसे बनाया? नागदा को राजधानी बनाया। और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, जिनका वजन 115 ग्राम था। और इस पर 6 चीज़ों का चित्रांकन था। पहला गाय, दूसरा बछड़ा, तीसरा है त्रिशूल, चौथा चित्र बना हुआ है वो शिवलिंग, 5वां सूर्य और छठा है दंडवत नंदी। तो सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, जिनका वजन था 115 ग्राम और इनमें चित्रांकन था गाय, बछड़ा, त्रिशूल, शिवलिंग, सूर्य और दंडवत नंदी का चित्रांकन था। तो गोहिलादित्य के बारे में जी.एच. ओझा ने क्या कहा? जी.एच. ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गोहिलादित्य ने 567 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। कब? 567 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। कर्नल टोड के अनुसार वल्लभी के राजा शिलादित्य व रानी पुष्पावती से गोहिलादित्य का जन्म हुआ। जी.एच. ओझा ने तो कहा कि 567 ईस्वी में गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना की, और कर्नल टोड ने कहा कि गोहिलादित्य वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती की संतान है। और जी.एच. ओझा ने और क्या कहा? जी.एच. ओझा के अनुसार गोहिल वंश विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश था। क्या कहा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने? गोहिल वंश विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश था। अब बापा रावल या कालभोज।
इनके बारे में पढ़ते हैं। वैद्यनाथ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य के अनुसार बापा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में आक्रमण कर चित्तौड़ के राजा मानमोरी को परास्त किया तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया या चित्तौड़ के राजा बने। तो क्या है, वैद्यनाथ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य के अनुसार बापा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, मानमोरी को परास्त किया था। इसी के साथ बापा रावल की 3 उपाधियाँ थी, चकवे, हिंदुआ सूरज और राजगुरु। पहली चकवे, दूसरी हिंदुआ सूरज और तीसरी राजगुरु। तो चकवे का अर्थ है जिसने चारों दिशाओं को जीता हो, जिसने चारों दिशाओं को जीता हो चकवे कहलाते हैं। हिंदुआ सूरज, ये जो उपाधि है वो मुस्लिम शासकों ने दी थी, क्योंकि इन्होंने अरब के जुनैद को, इराक के हज्जात को और गजनी के सलीम को परास्त किया था। अरब के जुनैद, इराक के हज्जात और गजनी के सलीम जो बहुत ही बड़े और अच्छे शासक रहे हैं, उन पर इन्होंने जीत हासिल की थी। तो इसीलिए मुस्लिम शासकों ने इन्हें हिंदुआ सूरज कहा। और तीसरी जो उपाधि है राजगुरु, वो तीनों उपाधियाँ या उपनाम कालभोज के हैं। कर्नल टोड ने शील, D.R. भंडारकर ने खुमान, C.V. वैद्य यानी चंद्रशेखर वेंकट वैद्य ने इन्हें क्या कहा, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल। मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल कहा, जो फ्रांसीसी गवर्नर चार्ल्स मार्टेल से तुलना की गई हैं। तो इनकी क्या क्या उपाधियाँ उपनाम है, चकवे, हिंदुआ सूरज, राजगुरु। कर्नल जेम्स टोड ने शील, D.R. भंडारकर ने खुमान, C.V. वैद्य ने मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल कहा, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर चार्ल्स मार्टेल से तुलना की गई है। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बापा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति है। सब कह रहे हैं कि बापा रावल और कालभोज एक है, लेकिन रणकपुर प्रशस्ति का कहना है कि बापा रावल और कालभोज क्या हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। बापा रावल ने परास्त किया 3 लोगों को, अरब के जुनैद को, इराक के हज्जात को और गजनी के सलीम को। अरब के जुनैद को, इराक के हज्जात को और गजनी के सलीम को। और इन्होंने क्या किया है, बापा रावल ने अरब आक्रमण के समय नागभट्ट प्रथम प्रतिहार की मदद की। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार की मदद की कब, जब अरब आक्रमण हुआ था। और बापा रावल के लिए एक कहावत है, 35 हाथ की धोती, 32 मन की खड़क और 12,72,000 सेना के स्वामी कहा गया है। 35 हाथ की धोती, 32 मन की खड़क और 12,72,000 सेना का स्वामी कहा गया कि ये इतने बड़े महान शासक रहे हैं। और आगे बापा रावल या कालभोज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने 2 चीज़ों का निर्माण कराया, पहला सहस्त्रबाहु मंदिर का और दूसरा एकलिंगनाथ जी मंदिर का। तो सहस्त्रबाहु मंदिर का अन्य नाम है सासबहु मंदिर और एकलिंगनाथ जी मंदिर का अन्य नाम है लकुलिश जी मंदिर। ये दोनों मंदिर इन्होंने नागदा उदयपुर में बनवाए, सहस्त्रबाहु मंदिर और एकलिंगनाथ जी मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर को सासबहु मंदिर भी कहते हैं और एकलिंगनाथ जी मंदिर को लकुलिश जी मंदिर भी कहते हैं। ये दोनों मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। और लकुलिश जी मंदिर जो हैं ये पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और इन पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख पीठ होने के कारण भी ये बहुत प्रसिद्ध है। और पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं भगवान लकुलिश जी, जो काव्यारोहण गुजरात के निवासी थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है भगवान लकुलिश जी, जो काव्यारोहण गुजरात के निवासी थे। बापा रावल के गुरु हरित ऋषि थे और बापा रावल पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे और इनकी जो समाधि है वो नागदा में स्थित है। बापा रावल के गुरु हरित ऋषि, बापा रावल
पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे और इनकी समाधि कहाँ स्थित है? नागदा में। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बापा रावल की मृत्यु 810 ईस्वी में 97 वर्ष की उम्र में हुई थी। कब हुई? 810 ईस्वी में 97 वर्ष की उम्र में हुई। ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट जो शासक हैं वो हैं भरत भट्ट। भरत भट्ट को प्रतापगढ़ अभिलेख में महाराजाधिराज कहा गया। क्या कहा गया? महाराजाधिराज। और कहाँ का कहा गया? प्रतापगढ़ अभिलेख में। आठपुर आघाटपुर या जिसे कहें हम आहड़ अभिलेख, इसमें इन्हें तीनों लोकों का तिलक कहा गया। तीन नाम तो 3 शब्द का भी प्रयोग कर लिया है। आठपुर आघाटपुर या आहड़ अभिलेख में इन्हें तीनों लोकों का तिलक कहा गया। भरत भट्ट की पत्नी राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी थी। कौन थी? राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी। और इनका बेटा जो था उसका नाम था अल्लट। भरत भट्ट के बेटे का नाम है अल्लट। और अल्लट को ख्यातों में क्या कहा गया? आलू रावल। तो आलू रावल ख्यातों में कहा गया। और अल्लट ने आहड़ को व्यापारिक नगर के रूप में विकसित किया और आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। तो क्या किया इन्होंने? अल्लट ने आहड़ को व्यापारिक नगर के रूप में विकसित किया और आहड़ को दूसरी राजधानी भी बनाया। अल्लट का विवाह हुण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ और यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अल्लट का विवाह हुण राजकुमारी, हुण जाति की जो राजकुमारी है हरिया देवी, उनसे हुआ और यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अल्लट ने साम्राज्य का विस्तार किया। किसके सहयोग से? राष्ट्रकूटों के सहयोग से। अल्लट ने राष्ट्रकूटों के सहयोग से साम्राज्य का विस्तार किया। और राष्ट्रकूट जो कि इनके ननिहाल वाले राष्ट्रकूट थे, तो उन्हीं के सहयोग से इन्होंने क्या किया? साम्राज्य का विस्तार किया। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो नौकरशाही व्यवस्था का प्रारंभ किया। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का प्रारंभ किया और इसी के तहत 5 पदों का भी गठन किया। कितने पद? 5 पद। पहला अमात्य, दूसरा बंदीपति, तीसरा विशघाधिराज, चौथा अक्षपटलिक और 5वां संधि विग्राहक। पहला अमात्य, दूसरा बंदीपति, तीसरा विशघाधिराज, चौथा अक्षपटलिक और 5वां संधि विग्राहक। अमात्य का मतलब है प्रधानमंत्री, बंदीपति यानी राजा की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, विशघाधिराज यानी राजवैद्य, अक्षपटलिक यानी आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला व्यक्ति और संधि विग्राहक यानी युद्ध एवं शांति मंत्री। तो 5 पद क्या क्या हैं? अमात्य यानी प्रधानमंत्री, बंदीपति यानी राजा की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, तीसरा विशघाधिराज यानी राजवैद्य, चौथा अक्षपटलिक यानी आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला व्यक्ति, 5वां संधि विग्राहक यानी युद्ध एवं शांति मंत्री। और अल्लट ने निर्माण करवाया जगत उदयपुर में अम्बे माता मंदिर का। जगत उदयपुर में अम्बे माता मंदिर का निर्माण करवाया। और जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। आठपुर अभिलेख के अनुसार हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया था। अल्लट की पत्नी हरिया देवी थी और इन्होंने हर्षपुर गांव बसाया, ऐसा आठपुर अभिलेख के अनुसार है। नेक्स्ट जो राजा हैं वो हैं शक्ति कुमार। तो शक्ति कुमार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनके समय में मुंज परमार द्वारा आक्रमण कर चित्तौड़ जीता गया। मुंज परमार ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ जीत लिया शक्ति कुमार के समय। मुंज परमार के जो वंशज है वो है भोज परमार। भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। मुंज परमार के वंशज भोज परमार ने चित्तौड़ में
त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। और त्रिभुवन नारायण मंदिर के 2 अन्य नाम भी हैं या उपनाम भी हैं। पहला संमिद्धेश्वर मंदिर और दूसरा मोकल मंदिर। संमिद्धेश्वर मंदिर और मोकल मंदिर। अगले शासक हैं रणसिंह। गुहिल शासक है ये। रणसिंह के 2 पुत्र क्षेमसिंह और राहब थे। क्षेमसिंह शासक बने और इनके 2 बेटे थे सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह। क्षेमसिंह ने रावल शाखा की स्थापना की और रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ने 1295 से 1301 तक शासन किया। और रणसिंह के दूसरे बेटे राहब ने सिसोदिया गांव बसाया और सिसोदिया शाखा की स्थापना की और सिसोदिया शाखा के आदि पुरुष कहलाए। तो जो सिसोदिया शाखा है इसके जो वास्तविक संस्थापक है वो हमीर को कहा जाता है। हमीर सिसोदिया शाखा के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। तो रणसिंह के 2 बेटे थे क्षेमसिंह और राहब। क्षेमसिंह शासक बने और इन्होंने रावल शाखा की स्थापना की और जिसके अंतिम शासक रहे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ने 1295 से 1301 तक शासन किया। और क्षेमसिंह के 2 बेटे थे सामंत सिंह और कुमार सिंह। रणसिंह का दूसरा बेटा राहब था। राहब ने सिसोदिया गांव बसाया और सिसोदिया शाखा की स्थापना की और इसके आदि पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाए। सिसोदिया शाखा के वास्तविक संस्थापक हमीर सिसोदिया कहलाते हैं। अगला जो शासक है वो है सामंत सिंह जो क्षेमसिंह का बेटा है। तो सामंत सिंह ने 1177 में कीर्तिपाल चौहान से सामंत सिंह 1177 में कीर्तिपाल ने आक्रमण किया और चित्तौड़ जीत लिया। सामंत सिंह के समय 1177 में कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया और चित्तौड़ जीत लिया। 1178 ईस्वी में वागड़ में गोहिल वंश की स्थापना सामंत सिंह ने की। सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में वागड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। 1179 ईस्वी में सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को परास्त कर पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। सामंत सिंह का जो भाई है कुमार सिंह उन्होंने 1179 में यानी 1179 में सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को परास्त किया और चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ें, अपनी अच्छे से तैयारी करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। और जैसे जैसे आपको बोला है कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे ही और सब्जेक्ट के नोट्स भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सोमवार और मंगलवार था हिस्ट्री का, अब कल रहेगा बुधवार साइकोलॉजी का, तो कल साइकोलॉजी की क्लास आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।